हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कहानी की शुरुआत में हमें चैन नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है। वो किसी जगह पर फंस गया था। वो छोटी बच्ची से पूछता है कि ये जगह कौन सी है, पर वो छोटी बच्ची उसे कुछ भी नहीं बता रही थी। चैन के हाथ में अभी खड़ी थी और वहाँ पर 10:30 बजे थे। वो उस छोटी बच्ची से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो लड़की कहती है कि मेरा नाम एलिस है। तभी ही चैन इस सपने से उठ जाता है। वो घड़ी की ओर देखता है, 10:30 बज चुके थे। वो कहता है कि आज मैं फिर से लेट हो गया। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर घर से जाने लगता है। दूसरी तरफ हमें कॉन्सर्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम फीमेल लीड दाइफे को देखते हैं। दाइफे कॉन्सर्ट हॉल को देख रही थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करने वाले परेशान थे कि ये लड़का कब आएगा। वो उसे कॉल करके बुला रहे थे कि तुम जल्दी से आ जाओ, कॉन्सर्ट बस स्टार्ट होने वाला है। चैन भागा हुआ आ रहा था। यहाँ पर डायरेक्टर परेशान हो गया था कि ये लड़का कहीं फिर से सो तो नहीं गया ना। पर तभी ही वहाँ पर तिंग्यू की एंट्री होती है। तिंग्यू बहुत ही ज़्यादा फेमस म्यूजिशियन है। ये सभी लोग तिंग्यू का ही इंतज़ार कर रहे थे। दूसरी तरफ चैन वो किसी की बर्थडे पार्टी में वायोलिन बजाने के लिए गया था। दाइफे तिंग्यू की बहुत ही ज़्यादा बड़ी फ़ैन थी। वो तो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। तिंग्यू को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। यहाँ पर तिंग्यू का कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ चैन वो भी वायलिन बजाकर छोटे छोटे बच्चों को खुश कर रहा था। चैन के पास एक लड़की आती है। ये लड़की जापान से आई थी। चैन तो बस उसे देखता ही रह जाता है। यहाँ पर तिंग्यू का भी कॉन्सर्ट खत्म हो गया था। वो सभी लोगों से बहुत ही ज़्यादा रूड तरीके से बात कर रहा था। उसका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा खड़ूस था। सारे लोग उससे तंग आ गए थे, पर वो फेमस था, इस वजह से ये सारे लोग उसे झेल रहे थे। चैन उस जापानीज लड़की के पीछे गया था। वो जब गिरने वाली थी तो चैन उसे बचा लेता है। वो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या जापानीज हो। वो कहती है कि हाँ मैं जापानीज हूँ, पर मुझे चाइनीज़ भी आती है। चैन उसे वायलिन बजाकर कुछ पूछता है कि तुम कैसी हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़की कहती है कि मुझे इस वायलिन की भाषा नहीं आती, पर मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि अभी अभी बर्थडे पार्टी में तुम जिस तरह से बजा रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो चैन कहता है कि मैं तो बस ये पूछ रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम एलिस है। चैन को याद आता है कि उसके सपने में जो छोटी लड़की आई थी उसका भी नाम एलिस ही था। चैन उससे थोड़ी बहुत बातें करके उसका नंबर एक्सचेंज कर लेता है एंड कहता है कि कल तुम मेरे साथ आना, मैं तुम्हें पूरा ताइवान घुमाऊंगा और मैं तुमसे कोई फ़ी भी नहीं लूँगा। एलिस भी इस बात पर राज़ी हो गई थी। जब वो अपने घर पर वापस जा रहा था तो वो पोस्टर देखता है। वो कहता है कि तिंग्यू का कॉन्सर्ट आज मैंने फिर से मिस कर दिया। अगले दिन दाइफे का इंटरव्यू चल रहा था। वो सारे सवालों के जवाब डरते डरते हुए दे रही थी। तभी ही वहाँ पर तिंग्यू आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें ये जॉब क्यों चाहिए। तो दाइफे कहती है कि मुझे क्लासिक म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ऊपर से मैंने तुम्हारा म्यूज़िक सुना है, मैंने तो तुम्हारे सारे एल्बम को खरीद लिया है। वो यहाँ पर ऐसे बात कर रही थी मानो जैसे उसकी डाई हार्ट फैन हो। तिंग्यू उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई हो और तुम सभी लोग भूलो मत कि हमारा ये ऑर्केस्ट्रा है, ना कि कोई आर्ट स्कूल। वो ज़्यादा अपनी कड़वी जबान को चलाता उससे पहले ही डायरेक्टर कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम इसे देख लेंगे। दूसरी तरफ एलिस किसी औरत को देख रही थी। चैन वहाँ पर आकर कहता है कि क्या तुम्हें कॉफ़ी पीने जाना है। तो वो कहती है कि नहीं। चैन उसे कहता है कि फिर चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें पूरा ताइवान घुमाता हूँ एंड दिखाता हूँ कि हमारा ताइवान कैसा है। एलिस के जाने के बाद वो कॉफ़ी शॉप की ऑनर बाहर देखती है। उसे ऐसा एहसास हो जाता है मानो जैसे उसे कोई दूर से देख रहा हो। चैन एलिस को लेकर एक गार्डन में आया था। वो कहता है कि मैं जब भी इस गार्डन में आता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एलिस उस जगह को देखकर रुक सी गई थी। वो अपनी पुरानी बातों को सोचती है जहाँ पर उसके डैड ने उसकी माँ से उसे अलग कर दिया था एंड वो उसको लेकर जापान चले गए थे। एलिस को खोया हुआ देखकर चैन म्यूज़िक बजाता है। वो काफ़ी फ़नी म्यूज़िक बजा रहा था। एलिस तो ये देखकर हंसने लगती है, पर चैन वो पानी के अंदर गिर जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो एलिस उसे देखकर हंस रही थी। वो कहता है कि ये सिचुएशन कितनी ऑकवर्ड है। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। चैन कहता है कि एलिस वो हमारी पहली डेट थी, 1 साल हो गया है, तुम जापान से ताइवान कब वापस आने वाली हो।
तिंग्यू यहाँ पर गेम खेल रहा था। उसे लेने के लिए दाइफे आती है, यानी कि उस इंटरव्यू में दाइफे की जॉब लग गई थी। दाइफे तिंग्यू से कहती है कि मैं आपको घर पर छोड़ देती हूँ, पर तिंग्यू कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कार खुद चला लूँगा। वो दाइफे को पीछे बैठने को कहता है एंड खुद कार ग्लव्स पहनकर चला रहा था, मानो जैसे दाइफे ने तो वहाँ पर कोरोना चिपका दिया हो। दाइफे उसे पूछती है कि आप मुझे आगे की सीट में क्यों नहीं बैठने देते, तो वो कहता है कि ये मेरे वायलिन की जगह है और मेरे वायलिन के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं बैठेगा। आगे तिंग्यू दाइफे को उसके घर पर छोड़ देता है एंड वहाँ से चला जाता है। दाइफे की सोसाइटी में कचरे वाला आया था, तो दाइफे कचरा फेंकने में आज थोड़ी लेट हो जाती है। चैन उसे कहता है कि मैडम आप थोड़ा जल्दी आइएगा, क्योंकि हमें दूसरी जगह पर भी जाना पड़ता है। दूसरी तरफ घर में तिंग्यू किसी मेडिसिन को ले रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा परेशान भी लग रहा था। अगले दिन उसे डायरेक्टर का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम्हारी बीमारी के चलते मैंने तुम्हारा सिर्फ एक ही इंटरव्यू रखा है, पिछले साल की तरह आज भी तुम लेट मत हो जाना और कॉन्सर्ट के लिए भी रेडी रहना। यहाँ पर इन सभी लोगों ने कॉन्सर्ट के लिए सब कुछ रेडी करके रखा था। ये सभी लोग तिंग्यू को बुला रहे थे। डायरेक्टर कहता है कि यह लड़का कभी नहीं सुधरेगा, हर बार लेट होता है या फिर कहीं पर जाकर सो रहा होता है। इस साल तो चैन भी उसका कॉन्सर्ट देखने के लिए आया था, पर सारी टिकटें बिक चुकी थी, तो वो दाइफे से मदद मांगता है। वो कहता है कि पिछले साल भी मैं आया था, पर तुम क्या मेरी मदद कर सकती हो, मुझे सिर्फ तिंग्यू का कॉन्सर्ट देखना है। दाइफे तो उसे फटाक से मना कर देती है कि टिकट नहीं तो तुम अंदर नहीं आ सकते, पर वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, तो दाइफे को उस पर थोड़ी दया आ जाती है एंड कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। दाइफे चैन को लेकर अंदर आ रही थी, तो चैन उसे कहता है कि पता नहीं क्यों, पर तुम मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही हो। तो दाइफे उसे कहती है कि यहीं पर ही मेरा इंतज़ार करना और कहीं इधर उधर मत जाना, मैं अभी वापस आई। इतना कहते ही वो तो चली जाती है। डायरेक्टर बेचारा परेशान हो रहा था कि तिंग्यू आने वाला है कि नहीं, कॉन्सर्ट बस स्टार्ट ही होने वाला है। चैन कहता है कि मैं क्या आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। वो इतना कहते ही अपना वायोलिन बजाने लगता है। डायरेक्टर को चैन का काम बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, तो वो रिप्लेसमेंट के तौर पर तिंग्यू की जगह पर चैन को बिठा देते हैं। डायरेक्टर फिर टीवी के जरिए चैन को मॉनिटरिंग कर रहे थे, पर तभी ही वहाँ पर तिंग्यू आता है। तिंग्यू ये देखकर कहता है कि ये लड़का कौन है, क्या आप मुझे रिप्लेस करना चाहते हैं, और इस लड़के की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी जगह लेने की। डायरेक्टर कहते हैं कि यह लड़का थोड़ी देर के लिए बस प्रैक्टिस ही कर रहा है। तिंग्यू कहता है कि जो भी हो उस लड़के को यहाँ से निकालो एंड मेरा वायोलिन जल्दी से मुझे दे दो। दाइफे उसे कहती है कि आपका वायोलिन नहीं मिल रहा, तो वो गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि जल्दी से मेरा वायोलिन मुझे ला कर दो। दाइफे बेचारी भागी हुई कार से वायोलिन लेने के लिए जाती है। जब वो वायोलिन लेकर आती है तो वो कहता है कि ये तो मेरा वायोलिन है ही नहीं। तिंग्यू के वायोलिन का नाम हायू था, तो वो कहता है कि कहाँ है मेरा हायू, तुमने ही कुछ किया है ना। बेचारी दाइफे वो तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो कहता है कि तुम क्या करोगी, मैं ही अपने हायू को ढूंढ लेता हूँ। इतना कहते ही वो कार में देखने के लिए चला जाता है, पर वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो वो कहता है कि कैमरा, जल्दी से सिक्योरिटी कैमरा को चेक करो। डायरेक्टर कहते हैं कि तिंग्यू तुम पहले थोड़ा शांत हो जाओ। तो तिंग्यू उसका फ़ोन फेंक कर कहता है कि क्या शांत हो जाओ, मेरा वायोलिन खो गया है और तुम कह रहे हो कि मैं शांत हो जाऊँ। वो डायरेक्टर को भी थोड़ी बहुत बातें सुनाकर वहाँ से जा रहा था। जाते टाइम वो दाइफे को घूरता है। डायरेक्टर दाइफे से कहते हैं कि देखो तुम्हारी ही वजह से वो वायोलिन गुम हो गया है, तो तुम्हें ही इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा। इतना कहते ही वो रूम में वापस चला जाता है। वो कहता है कि अगर मुझे मेरा वायोलिन नहीं मिला तो मैं म्यूज़िक प्ले नहीं करूँगा, यह कॉन्सर्ट यहीं पर ही ख़त्म कर दो। डायरेक्टर बाहर आकर दाइफे से कहता है कि देखो तुम्हारी ही वजह से हायू गायब हो गया है, तो तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। दाइफे कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, पर आप क्या सारा ब्लेम मुझ पर डालना चाहते हैं। डायरेक्टर कहते हैं कि अगर तुम ये नहीं चाहती तो जल्दी से ही किसी दूसरे वायलिन का इंतजाम करो। ये सुनकर दाइफे वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर तिंग्यू का इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू में वो किसी भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे रहा था। तभी ही बीच इंटरव्यू में दाइफे चैन को लेकर आ जाती है। वो कहती है कि मुझे वायोलिन मिल गया। रिपोर्टर पूछती है कि ये कौन है, क्या तिंग्यू का वायोलिन अभी अभी खो गया था। तो डायरेक्टर कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ये तो तिंग्यू का फ्रेंड है जो कि वायोलिन बचाने के लिए उसके पास से थोड़ी देर के लिए उधर ले गया था। रिपोर्टर कहती है कि क्या आप हमें वायोलिन बचा कर थोड़ा दिखाएंगे। तो सारे लोग डर जाते हैं कि अब क्या होगा, पर तिंग्यू चैन के वायोलिन को अच्छे तरीके से बचा लेता है। रिपोर्टर के जाने के बाद तिंग्यू चैन से कहता है कि
क्या मैं तुम्हारा वायोलिन थोड़ी देर के लिए उधार ले सकता हूँ? तो चैन तो खुशी खुशी मान जाता है। फिर कॉन्सर्ट शुरू होता है। चैन आज पहली बार तिंगयू का कॉन्सर्ट देख रहा था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। जैसे ही कॉन्सर्ट खत्म होता है तो चैन अपना वायोलिन लेने के लिए तिंगयू के पास आता है। वो उसे कहता है कि आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, पर तुम लास्ट गाने पर थोड़ी वीक पड़ गए थे। तिंगयू ये सुनकर कहता है कि थैंक यू कि तुमने अपना वायोलिन मुझे दिया, पर तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं होता कि तुम मेरी परफॉर्मेंस को जज करो। वैसे तुम किस ऑर्केस्ट्रा में काम करते हो? तो वो कहता है कि मैं तो किसी भी ऑर्केस्ट्रा में काम नहीं करता हूँ, मैं तो बस थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए वायोलिन बजा लेता हूँ, ये मुझे मेरे मास्टर ने सिखाया है। तो ये सुनकर तिंगयू कहता है कि अगर तुम किसी भी ऑर्केस्ट्रा में काम नहीं करते हो, फिर तुमने मेरे काम को कैसे जज कर लिया? वो तो यहाँ पर बेचारे चैन को बहुत सारी बातें सुना देता है। उन दोनों को शांत करने के लिए डायरेक्टर आते हैं, पर तिंगयू ने उसे भी कह देता है कि आपने ऐसे लड़के को स्टेज पर कैसे भेज दिया जिसे वायोलिन बजाना ही नहीं आता। अब तो चैन को भी लगता है कि अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, पर तिंगयू वो किसी को भी बोलने का मौका नहीं दे रहा था। वो सबको सुनाकर वहाँ से चला जाता है। दाइफे बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि जो तिंगयू का वायोलिन था वो बहुत ही ज़्यादा महंगा था, मिलियंस पर उसकी कीमत थी, और दाइफे के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो नया खरीद कर उसे वायोलिन दे दे। वहाँ पर चैन आता है। चैन उसे थोड़ा कंफर्ट करने की ट्राई करता है, जिससे वो खुश हो जाती है। दाइफे कहती है कि तिंगयू हायू के अलावा किसी भी वायोलिन को टच नहीं करता, पर उसने आज तुम्हारे वायोलिन को टच कर लिया, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। चैन कहता है कि मेरा ये वायोलिन मुझे अपने मास्टर ने दिया था, आज तक मैंने उसका कोई नाम नहीं रखा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे वायोलिन का नाम क्यों ना मैं डॉल्फिन रख दूँ। दाइफे कहती है कि हाँ, यह तो अच्छा नाम है। एपिसोड नंबर 1 यहीं पर ही ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।